हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो अपना होने वाला है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इस सिस्टम को पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट से कि आपको पूरा का पूरा रिटेन कर जाए। और उसके बाद यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पहले पूरी पढ़ा रखी है। ठीक है, इसके बाद इसके नोट्स भी सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए। जो अब मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना, इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक वगैरह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलो यार लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा आपको किससे, इस चार्ट से। ठीक है, फ्लो चार्ट से ज़्यादा रिटेन करेगा यार आपको, इसलिए फ्लो चार्ट रेफर करता हूँ मोस्टली फिजियोलॉजी में। तो अपन देखते हैं इसमें क्या होता है। प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ तो यार क्या अपना एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या होता है? एंजियोटेंसिन होता है अपना अल्फा टू ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन होता है अपना। ठीक है, तो ये ग्लोब्यूलिन है तो क्या होता है, ये सबस्ट्रेट होता है किसके लिए? जो रेनिन होता है ना उसके लिए सबस्ट्रेट होता है। तो क्या करवाता है, रेनिन अपने को पता है कहाँ से रिलीज होता है, मैक्युला डेंसा ऑफ जेजी एपरेटस से, अपने को ये पता है। ठीक है, तो वहाँ से ये हार्मोन रेनिन सीक्रेट होता है, जो प्लाज्मा में पड़ा हुआ एंजियोटेंसिन था उसको कन्वर्ट करवा देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक है, इतना अपने को समझ आ जाता है। फिर जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ना यार, वो कन्वर्ट होता है अपना, फर्स्ट होता है ना, एंजियोटेंसिन फर्स्ट था ना, तो अपना कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक है, इसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसे अपन बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, जो कि लंग्स से सीक्रेट होता है। और ये जो प्रोसेस है ना एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्जन की, ये मोस्टली अपनी परफॉर्म होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, ये बात अपने को पता है। फिर क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड था ना, वो कन्वर्ट हो जाता है अपना एंजियोटेंसिन थर्ड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिनेज। ठीक है, तो यार एंजियोटेंसिनेज जो एंजाइम होता है ये अपने को मिलता है किसमें? आरबीसी में। आरबीसी में याद रखना है आपको उसको। ठीक है, आरबीसी में मिलता है। फिर बाद में एंजियोटेंसिन थर्ड रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अपना एंजियोटेंसिन फोर में। ठीक है, अब इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं यार। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है यार, ये अपने को फिजियोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म में मिलता है मोस्टली। ठीक है, इसलिए फंक्शन इसके ज़्यादा होते हैं। क्या क्या एक्शन होता है? रेगुलेट्स जीएफआर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज वाटर इनटेक। ठीक है, इंक्रीज एडीएस सीक्रेशन। ठीक है, इंक्रीज सीआरएच एंड एसीटीएच सीक्रेशंस। तो ये सारे फंक्शंस होगा इसके। इसके बाद जो एंजियोटेंसिन सर्च थर्ड रहता है ना अपना, उसका क्या फंक्शन रहता है? इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन एंड कॉज बासो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, दो कॉज होते हैं इसके। तो ये सारे के सारे अपन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे कि क्या होता है ये सिस्टम। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन अपनी थ्योरी की ओर। तो यार देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है। फर्स्ट अल्फा टू ग्लोबिन होता है ना, जो वो कौन होता है? अपना एंजियोटेंसिन, जो कि अपना अल्फा टू ग्लोबिन होता है, जो कि सबस्ट्रेट रहता है अपने रेनिन के लिए। ठीक है, ये अपने को पता था। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, दिस इज अ डेका पेप्टाइड। ठीक है, दिस इज अ पेप्टाइड। ठीक है, विच कंटेन 10 अमीनो एसिड्स। ठीक है, बाद में डिग्रेड होता है, कन्वर्ट होता है जब एंजियोटेंसिन सेकेंड में, तो वो होता है अपना ऑक्टा पेप्टाइड, मतलब 2 अमीनो एसिड्स वहाँ से क्या निकल जाएंगे, तो वो पेप्टाइड बचती है सिर्फ कितने? 8 अमीनो एसिड्स की। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ होती है ना, वो कम से कम 1 से 2 मिनट होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है। फिर आगे बात करते हैं जो एंजियोटेंसिन थर्ड होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड से थर्ड में कन्वर्ट होता है अपना। ठीक है, एंजियोटेंसिनेस एंजाइम यहाँ पे अपना लगता है, पता है। तो ये क्या करवाता है अपना, जो एंजियोटेंसिन थर्ड होता है ये होता है अपना हेप्टापेप्टाइड, मतलब 7 अमीनो एसिड्स की चेन होगी। और एंजियोटेंसिन जो फोर्थ होता है वो होता है हेक्सापेप्टाइड, मतलब 6 अमीनो एसिड की चेन। तो क्या हो रहा है फाइनली यार, जैसे ही अपन इस रिएक्शन को देख रहे हैं ना इस सिस्टम में ना, जैसे ही एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो के फोर्थ तक आ रहा है, वैसे ही क्या पेप्टाइड की चेन रिड्यूस होती जा रही है अपनी। ठीक है, एंजाइम्स देख लेते हैं इसके कौन कौन से लगते हैं। जो पहला होता है अपना कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे अपन ACE भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, जो कि सीक्रेट कहाँ से होता है? लंग से होता है। ठीक है, इनको आपको याद करके रखना है, क्योंकि यही चीज़ ना आपसे MCQ में पूछता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं एंजियोटेंसिनेस जो एंजाइम होता है वो अपना आरबीसी में प्रेजेंट होता है और बस्कुलर बेड ऑफ मैनी टिश्यूज़। ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करवाता है? अपना कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन सेकेंड से एंजियोटेंसिन थर्ड में। ठीक है, ये तो जनरल बातें हो गई यार। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन है ना यार, एक्शंस की। ठीक है, तो जो एक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन देखते हैं अपन। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना, फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव। अगर इसका प्रोडक्शन हो गया, कन्वर्ट हो गया अपना एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, तो वहाँ पे जो यहाँ इसका एक्शन होगा, तो वहाँ पे एक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकली जो बॉडी में है ना वो इनएक्टिव होता है। ठीक है,
तो ये सब क्या कर सकता है, सर्व ओनली प्रिकर्सर, किसके लिए, एंजियोटेंसिन सेकेंड के लिए, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है आप, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये अपना मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, ये अपने को पता है। आपसे ऐसा एमसीक्यू पूछ लेगा, सारे एंजियोटेंसिन रख देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पूछ लेगा मोस्टली एक्टिव एंजियोटेंसिन कौन सा होता है, तो आपको बताना वहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है। इसके एक्शंस देखते हैं किस किस पे एक्शन शो करता है अपना। तो इसका अपन जो पहला एक्शन देखेंगे यार, वो पहला एक्शन देखेंगे अपन इसका किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके ऊपर क्या होता है इसका एक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या करवाता है, बाशो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा, ऐसे ब्लड वेसल है आपकी, ठीक है, तो इसको एक कंस्ट्रक्ट करवा के क्या करवा देगा, इसकी साइज़ बिल्कुल छोटी करवा देगा, ठीक है, ल्यूमेन डिक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होता है, आपका बीपी इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका वहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो क्या होगा, वो उसी ब्लड को कम एरिया से पास करोगे तो वो प्रेशर क्रिएट करता है बॉल्स के ऊपर, इस वजह से अपने को वहाँ पे बीपी इंक्रीज़ मिलता है, ठीक है। अगर बीपी इंक्रीज होता है इस वजह से अपने को हाइपर टेंशन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्शन, मतलब कि जो अपना यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड था वो ब्लड वेसल्स के ऊपर डायरेक्ट एक्शन शो कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ बासो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड देखते हैं इनडायरेक्ट इंक्रीज बीपी बाय रिलीजिंग। इनडायरेक्ट देखते हैं कैसे बीपी इंक्रीज कर रहा है। इनडायरेक्ट इंक्रीज बीपी बाय रिलीजिंग नॉन एड्रेनल, जो कि अपना होता है वो बासो कंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है। नॉन एड्रेनल तो क्या करेगा, ये अपना रिलीज करवाएगा नॉन एड्रेनल को, और कहाँ से रिलीज होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर्स से, इनसे रिलीज होता है अपना नॉन एड्रेनल, ठीक है, जो कि रिलीज करवाता है अपना एंजियोटेंसिन सेकंड। इस वजह से होता है बासो कंस्ट्रक्शन एंड देन इंक्रीज इन बीपी। तो पहला ब्लड वेसल्स का देख लिया। आगे देखते हैं अपन एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो अपना एड्रेनल ग्लैंड होता है यार, ठीक है, उस ग्लैंड का जो कॉर्टिकल एरिया होता है तो उसमें 3 जोन होती हैं। जो वहाँ पे एक और जोन होती है, कौन सी, जोना ग्लैम्युरुलोसा, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करवाती है, अपनी एल्डोस्टोन, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स से अपना एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोड्यूस हुआ तो वो अपना किसके ऊपर जाएगा, अपना एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, ठीक है, जोना ग्लैम्युरुलोसा पे, ठीक है, और वहाँ से सीक्रेट करवा देगा किसका, एल्डोस्टोन का। एल्डोस्टोन का काम क्या होता है, जो अपने नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन में होता है एक डीसीटी वाला पोर्शन, ठीक है, डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो डीसीटी पे अपना एल्डोस्टोन एक्ट करता है और वहाँ से क्या अपना इंक्रीज कर देता है सोडियम का रिटेंशन। ऐसे मान के चलो कि ये आपकी डीसीटी है, ठीक है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट बन गया। तो इससे क्या करेगा, ये बाहर सोडियम को ज़्यादा निकलवाएगा Na+ को। जब सोडियम बाहर ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, ये फाइनली जाएगा अपने किसके अंदर, ब्लड वेसल्स में, ब्लड के पास पहुंच जाएगा या नहीं। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि सोडियम के साथ हमेशा पीछे पीछे पानी भी आता है, ठीक है, सोडियम के साथ हमेशा वाटर भी आता है। तो इसके पीछे पीछे वाटर भी ब्लड वेसल्स में जाएगा यार, तो क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड का वॉल्यूम था वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने कैपिलरीज को कंस्ट्रक्ट ना किया ना डायलेट किया, बट अपन ने अमाउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज कर दिया। तो अब ब्लड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यार जेन्युइनली बात है कि यार कि जो ब्लड वेसल्स पहले, अगर मान चलो कि 5 लीटर ब्लड लेके जा रही थी, अब उसी को 6 लीटर ब्लड मिल जाए पंप करने के लिए, तो क्या होगा, जो लेटरल वॉल पे प्रेशर डेवलप्ड हो रहा था अपना ब्लड के थ्रू, वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन फाइनली वी से दैट द बीपी इज इंक्रीजेस। ओके, आगे चलते हैं, किडनी की बात करते हैं। किडनी वाला आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा। इसमें क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो रेगुलेट कर रहा है अपना जीएफआर को, इतना अपने को पता है। कैसे करता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट आफ्रेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, या तो आफ्रेंट आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पहले ये देखते हैं, इसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो क्या हो गई मेरी, सॉरी, इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो मेरी हो गई आफ्रेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। अब ये फर्दर यहाँ पे कैपिलरीज बना लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये चला जाएगा अपने किस में, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये मेरी इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई, ठीक है। तो ये तो इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई। अब इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहा है अपना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करवा रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड। तो इसकी साइज़ काफ़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि इनिशियली इतनी बड़ी थी और फाइनली इतनी छोटी हो रही, तो क्या होगा, इससे जो ब्लड का फ्लो हो रहा था ना वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो जो ब्लड का फ्लो हो रहा था वो डिक्रीज़ हो गया, तो क्या होगा कि जो यहाँ से आफ्रेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड आ रहा था तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, कैपिलरीज में प्रेशर इंक्रीज होगा स्टार्टिंग में। जब वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रेशर की वजह से
अपना जो GFR था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो GFR क्या करेगा, इनिशियली तो क्या कर जाएगा अपना इंक्रीज, जो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है, इनिशियली तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे अपना जो ब्लड आ रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे मान चलो पूरा ब्लड यहाँ पे भर के रह गया, ठीक है, इससे बाहर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भर के रह गया। तो जो न्यू ब्लड था जो आना चाहिए था, तो उसके लिए तो पैसेज ही नहीं मिल रहा ना, फ्लो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फ्लो करके अंदर ही नहीं आ पाएगा यार। जब फ्लो करके अंदर ही नहीं आ पाएगा तो फिल्ट्रेशन क्यों होगा, तो फिल्ट्रेशन वहाँ से डिक्रीज़ कर जाता है। इनिशियली तो फिल्ट्रेशन अपना इंक्रीज़ कर रहा था GFR, लेकिन फाइनली क्या होता है, GFR डिक्रीज़ करता है, यही कारण है अपना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने सब इस कंसेप्ट के लेके। और अब देखो यहाँ पे अपने को पता चल गया क्या होता है कि इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, DCTs क्या होता है, कभी कभी अपना रीनल ट्यूब्यूल्स से DCT से अपना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये तो अपना काम ये भी करवा देता है अपना एंजियोटेंसिन सेकेंड किडनी के ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्या होता है कि अपना मैंने जो आपको पढ़ाया था इससे पहले JG अपरेटस, ठीक है, JG अपरेटस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, ठीक है, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स थे यार, तो वो क्या कर जाते हैं, कंट्रैक्ट, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज थी अपनी उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कैपिलरीज हैं, ठीक है, कैपिलरीज, अगर इनका सरफेस एरिया आपने डिक्रीज़ कर दिया तो ये काफ़ी पतली पतली हो जाएंगी, तो इस वजह से इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो था वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो इस वजह से फिल्ट्रेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज़। तो यही होता है। आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं, यहाँ पे वापस चल देते हैं अपन अपने डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए कि क्या होते हैं, ये तो अपने कौन से ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कैपिलरीज हैं इनकी साइज़ का कर जाएगी डिक्रीज़, तो क्या होगा, अपना फिल्ट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं अपना किडनी पे एक और फंक्शन था, वो मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, मोस्टली कहाँ से, DCTs करवा देता है। और देखते हैं इसका फंक्शन आगे चल के अपन ब्रेन पे क्या फंक्शन शो करता है। ब्रेन पे होता है इसका फंक्शन, इनहिबिट्स कर देता है बैरो रिसेप्टर्स को, ठीक है, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं और जो उनसे थ्रू जो रिफ्लेक्स चलता है, ठीक है, जो कि अपनी BP को मेंटेन कर रहा था, तो उसको इनहिबिट कर देती है। जब बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स अपना इनहिबिट हो जाता है तो इस वजह से अपना जो रिसेप्टर्स थे ब्रेन में वो उनको सेंसिटिव नहीं कर पाते अपनी ब्लड वेसल्स का प्रेशर, ठीक है, जो अपने प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, एरोटिक आर्च में होते हैं, तो वो क्या नहीं कर पाते, डिटरमाइन प्रेशर। तो उस वजह से क्या होता है, जो BP होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। इंक्रीज वाटर इनटेक इंक्रीज कर देते हैं, कैसे, स्टिमुलेट कर देते हैं थ्रिस्ट सेंटर को, ठीक है, अपने को समझ आ गया। इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ CRH, ठीक है, जो कि हार्मोन है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, CRH इंक्रीज कर देता है सीक्रेशन ऑफ ACTH, जो कि पिट्यूटरी रिलीज करता है, ठीक है। और क्या होता है, इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ ADH, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, हाइपोथैलिक हार्मोन, ठीक है, ये अपने को पता है। और देखते हैं एंजियोटेंसिन जो थर्ड होता है वो करवाता है इंक्रीज BP, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करवा देता है। स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन इंक्रीज कर देगा। और देखते हैं फर्दर 100% एल्ड्रोकॉर्टिकॉड, ठीक है, एल्ड्रोन कॉर्टिकल स्टिमुलेशन एक्टिविटी, जो एड्रेनोकॉर्टिकल जो हार्मोन्स रहते हैं ना उनको सीक्रेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। और 40% वासोप्रेसर, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड के पास जो वासोप्रेसिव एक्टिविटी वो 100% है, तो उसके कंपेरिजन में इसके पास कितनी 40% होती है। आगे बात करते हैं एंजियोटेंसिन फोर्थ की यार, ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो एडिनोकॉर्टिकल स्टिमुलेशन एंड वासोप्रेसर एक्टिविटीज़, मतलब कि इसके पास भी यही एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना किसके ऊपर कौन सा फंक्शन होता है। यही था पूरा का पूरा अपना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आप एक बार नोट्स पढ़ लेना तो काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी अच्छे से मेहनत करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।